हेलो स्टूडेंट्स। राइट, सो हम अपने फिजिक्स सेक्शन का मैकेनिक्स पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। राइट, तो अपना फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट टॉपिक जो मैकेनिक्स का रहेगा दैट विल बी काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन। देखिए, फिजिक्स के लिए मेरा एक जनरल रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगा दैट यू मेंटेन सेपरेट रजिस्टर्स फॉर दी सब्जेक्ट्स। राइट, ये माइंडसेट हमारा नहीं होना चाहिए दैट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक नोट्स। राइट, हमें उस माइंडसेट से नहीं चलना है कि हमें नोट्स नहीं बनाने हैं। हमें प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने होंगे बट स्मार्टली, है ना। बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली वी डोंट नीड डेफिनेशंस। राइट, हमें डेफिनेशंस वगैरह की नीड नहीं है, हमें बहुत ज्यादा थियोरी लिखने की नीड नहीं है। बट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो डेफिनेटली हमें नोट डाउन करने हैं व्हाइल वी आर व्यूइंग दी वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर क्लास नोट्स एंड मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर असाइनमेंट्स, सेक्शन रिव्यूज, एक्सरसाइजेस वगैरह। जो बुकलेट्स में आपके क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर, सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन रखें सब्जेक्ट वाइज। मतलब देखिए, हम ओवरऑल जितना ऑर्गेनाइज्ड चलेंगे इन चीजों में, है ना। प्रॉपर मेरे पास सब्जेक्ट वाइज लेक्चर नोट्स अगर मेरे पास क्लियर कट अलग हैं, मेरे पास सब्जेक्ट वाइज एक्सरसाइजेस के रजिस्टर सेपरेट है, तो मेरा आगे के लिए रिवीजन प्लान जो है वो बहुत बेटर हो जाता है। राइट, तो दो सेपरेट रजिस्टर्स आप मेंटेन करें। अभी जो इनिशियल चैप्टर्स हैं लाइक काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स इन 2D 3D एंड ऑल, जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स रहते हैं, इनमें आप थोड़ा टाइम सेव करने के लिए नोट्स जो हैं उनको बहुत कंसाइज बना सकते हैं। वहां पे हम बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो लिखने की ट्राई नहीं करें। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वही अपने अपने नोट्स में लिखें। बाकी चीजें जो अपना मटेरियल है, जो बुकलेट आपको मिली है या अब मिलेगी, है ना, उस मटेरियल में से ही अपन उन पॉइंट्स को, उन चीजों को कवर अप करते हुए चलें। बट जैसे ही अपन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वाले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे लाइक वर्क एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन, उनके अंदर अगेन वी नीड टू मेंटेन प्रॉपर नोट्स। हमें वहां पे थोड़ा बहुत थ्योरी भी इनकॉर्पोरेट करना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान रखने के लिए वहां पे बहुत डिलिबरेटली प्रॉपर वे में लिखने होंगे। तो अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम सेव भी कर रहे हैं, आप स्मार्टली नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत ज्यादा लिखने में टाइम नहीं जा रहा है। लेक्चर्स देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए, कुछ चीजें बुकलेट में मार्क की एंड आगे बढ़ गए। सिंस ऑब्वियसली हमारे पास ओवरऑल टाइम जो है इस सेशन में, टाइम जो है वो सिलेबस कवरेज का कम है, तो हमें चीजों को बहुत स्मार्टली डील करना होगा। बात सिर्फ स्पीड बढ़ाने की नहीं होती है, बात यह कि हम चीजों को कितना स्मार्टली और कंसाइज वे में डील कर सकते हैं। राइट, अलॉन्ग विद दैट, अब जैसे वी नो दैट काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन चैप्टर के बाद काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन वगैरह सीखने से पहले हमें वेक्टर्स सीखना होता है। तो वेक्टर्स में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी वेक्टर्स में कंफर्टेबल हैं, है ना। कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वेक्टर्स वगैरह की डिटेल्स, आई कैप, जे कैप, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ वगैरह सब डेप्थ में आता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दे मस्ट बी रियलाइजिंग कि उन्हें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब रिकॉल करने की जरूरत है। तो हम जो काइनेमैटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे, उसके साथ साथ, मतलब एज पर द टाइम टेबल, उसके साथ साथ मैं एक एडिशनल लेक्चर वेक्टर्स का भी अपलोड करूंगा। बट दैट लेक्चर बेस्ड ऑन वेक्टर्स विल बी ऑप्शनल। ठीक है, वेक्टर्स वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप ये फील करते हैं कि आप वेक्टर्स में ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल हैं, यू नीड नॉट लुक इनटू द लेक्चर्स ऑफ वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स का लेक्चर करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली वेक्टर्स चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लीजिए। बट हाँ, अगर आपको ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं हम ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारे लॉज या आई कैप, जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये चीजें भूल गए हैं, नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप उन लेक्चर्स को, से डेली एक लेक्चर वेक्टर का अपलोड होगा, उन लेक्चर्स को अपन पैरेलल में वाइंड अप करते चले जाएं। तो होगा क्या, जैसे हम काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन के एंड पे आ रहे होंगे, पैरेलल में आपका वेक्टर्स वाला जो टॉपिक है वो आप देख चुके होंगे, एंड देन इमीडिएटली विल बी मूविंग टुवर्ड्स काइनेमैटिक्स इन 2D एंड 3D। बट जैसा मैंने कहा, वेक्टर्स वाला पोर्शन जो रहेगा वो ऑप्शनल होगा। जो ऑलरेडी कंफर्टेबल है वो वेक्टर्स वाले पोर्शंस को ना देखें। राइट, तो स्ट्रेट अवे अपन काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज, एक गाइडेंस मैं आपको और देना चाहूंगा कि जब अपन ये टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली देखिए, हमारा सब्जेक्ट ऐसा रहा है अनफॉर्चुनेटली, फिजिक्स,
नीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोबिया रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये नेगेटिव माइंडसेट से पढ़ना शुरू करते हैं कि फिजिक्स हमें नहीं आती है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स चैलेंजिंग है, इसमें तो जितना स्कोर हो गया वो ठीक है। बट ये माइंडसेट विल नॉट वर्क इन दिस प्रिपरेशन। ये माइंडसेट से अपन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। वी शुड ट्रीट दिस सब्जेक्ट एज अ नॉर्मल वन। हम केमिस्ट्री बायो को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम फिजिक्स को भी इनिशियली उसी तरह से ट्रीट करें। आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने 3 महीने पास होने दें, एक बार इसको आप एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू चलाएं, समझने की कोशिश करें जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, और अल्टीमेटली फिर जज करें कि क्या ये एक्चुअली हमें डिफिकल्ट या बहुत प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट लग रहा है क्या। इस सब्जेक्ट में ऑब्वियसली वी नो दैट कि बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं, सच लाइक ट्रिग्नोमेट्री हुआ, कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स एंड ऑल। बट ठीक है, मतलब अल्टीमेटली इन सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम चलेंगे, राइट। हम इस सब्जेक्ट को मेक इट वेरी क्लियर, हम फिजिक्स को एक फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट ना बनाएं। हम इसको फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट ना बनाएं कि हम जस्ट इसको फैक्ट्स की तरह, हिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, फॉर्मूला चार्ट बना रहे हैं, स्टडी टेबल के वहां फॉर्मूला लिस्ट बना रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज वोंट वर्क। आपको फिजिक्स को फील करना होगा, आपको सब्जेक्ट की एसेंस को एंजॉय करना होगा, तब जाके इट विल बिकम अ नॉर्मल सब्जेक्ट फॉर यू। तो बीइंग अ नीट स्टूडेंट, मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को कोई अनयूजुअल ट्रीटमेंट मत दीजिए। आप इसको साइकोलॉजिकली एक नेगेटिव साइड पे लाकर मत रखो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं, दे अटेम्प्ट बायोलॉजी, देन दे अटेम्प्ट केमिस्ट्री, और फिर जब टाइम बचता है तो दे अटेम्प्ट फिजिक्स। दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव माइंडसेट। आप अगर फिजिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आप हमारे बताए हुए सारे पॉइंट्स रिलीजियसली फॉलो करो। प्रॉपर जितना टाइम हम डिवोट करने को बोलते हैं वो आप डिवोट करो, तो अल्टीमेटली इट विल अपीयर एज नॉर्मल सब्जेक्ट टू अस स्टूडेंट्स। वन मोर पॉइंट, एंड दैट वन मोर पॉइंट इज अबाउट डाउट्स। ऑब्वियसली जब आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे, आप डेली बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे होंगे, तो उन एक्सरसाइजेस में, उन न्यूमेरिकल्स में, उन असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट पेपर्स वगैरह में ऑब्वियसली आप काफी सारे डाउट्स न्यूमेरिकल्स में फेस करने वाले हो, आप फेस करते रहे हैं। बट द की इज कि आप डेली बेसिस पे जो भी आप डाउट्स एनकाउंटर कर रहे हैं, वेदर दे आर 5 क्वेश्चंस, वेदर दे आर 10 क्वेश्चंस, आप डेली बेसिस पे अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स के थ्रू उन डाउट्स का क्लैरिफिकेशन कराएं, राइट। ये हेजिटेशन वाला पॉइंट जो है कि पूछने में डर लगता है, हम हेजिडेंट हैं, हम पोस्ट नहीं कर पाते, हम जज करते रहते हैं कि मेरा डाउट अच्छा है, बेकार है, ये सारी चीजें अब आपके लिए मीनिंगलेस हैं। यूर ऑल मेच्योर्ड स्टूडेंट्स, सब 12th पास स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो सब काफी कुछ एक्सपीरियंस आपको अपनी इन स्टडीज के बारे में है। तो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप डेली बेसिस पे अभी फॉर द टाइम बीइंग तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप डाउट्स मैनेज कराएं। तो इन ग्रुप्स के थ्रू आप अपने डाउट्स को डेली बेसिस पे क्लैरिफाई कराएं। बहुत जरूरी है कि आपके डाउट्स रेगुलरली सॉल्व होने चाहिए। आपका, जैसे मैंने अपने ओरिएंटेशन में बताया था, आपके टीचर्स के साथ, आपके मेंटर्स के साथ आपका बहुत क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, सो दैट वी कैन कन्वे द सब्जेक्ट इश्यूज टू देम क्लियरली, राइट। देखिए, जब तक अपन अपने सब्जेक्ट्स को फील नहीं करेंगे, जब तक अपने रियल लाइफ में अपन सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करेंगे ना, वी वोंट एंजॉय द सब्जेक्ट्स। आपको फिजिक्स पढ़ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, राइट, कैलकुलेशंस वगैरह करना, ये एंजॉय करना होगा, इसकी हैबिट बनानी होगी। अपनी कैलकुलेशन टैक्टिक्स पे वर्क करना है। जैसे कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज पे आपको फोकस कराऊंगा कि देखिए यहां आप कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं, तो उस चीज का फिर आप ध्यान रखें, है ना। उस चीज को अपन लेट गो नहीं करने दें कि अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन पे क्यों ध्यान दें। कैलकुलेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन स्टार्ट तो आपका कॉन्सेप्ट करा देगा, बट एंड तो कैलकुलेशन ही कराएगी। तो ये हमें इंश्योर करना है कि हमारी कैलकुलेशन स्किल्स, हमारे स्पीड, हमारा विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें जब पैरेलल वर्क करती हैं, जो करेंगी डेफिनेटली। आप अगर हमारे पॉइंट्स को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आपके ये पॉइंट्स, ये एस्पेक्ट्स, ये स्किल्स वर्क करेंगे, बट विथ टाइम।
आपको उस चीज पे टाइम देना पड़ेगा, आपको उस चीज में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके अल्टीमेटली हम इस सब्जेक्ट को ग्रैब करने की पोजीशन में आते हैं। बट जैसा मैंने कहा, ट्रीट इट एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट। इसको आप केमिस्ट्री और बायो की तरह ही ट्रीट करें एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। ठीक है, अच्छा, अलॉन्ग विद दैट एक पॉइंट रिमाइंड कराऊंगा बस, वो वेक्टर्स वाला जो है वो लेक्चर्स पैरेलल में डेली अपलोड होंगे, तो ऑप्शनल है। जो भी स्टूडेंट्स फील करते हैं कि वेक्टर्स उनको बहुत ज्यादा नहीं आता है, भूल गए हैं, वो स्टूडेंट्स ही वेक्टर्स वाले लेक्चर्स देखें। बाकी स्टूडेंट्स फिर काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन वगैरह में अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग विद द मैकेनिक्स पार्ट, हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स में वी नो दैट इट इज अ स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जब स्टडी करते हैं, ट्रेन बस मूव कर रही है, रिलेटिव मोशन है, 1D 2D प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल फ्री फॉल, है ना, ये सब कुछ आपका मैकेनिक्स में आ रहा है। लॉज ऑफ मोशन, पुली ब्लॉक सिस्टम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, ये सब कुछ मैकेनिक्स में है। मैकेनिक्स को वी बेसिकली डिवाइड इनटू टू सेक्शंस, दैट इज काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। We all know kinematics is basically study of moving objects, study of motion without considering the cause. तो काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अच्छा, कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन इज अ फोर्स। तो काइनेमैटिक्स वाला जो पार्ट है उसमें हम फोर्स का, वर्क का, फ्रिक्शन वगैरह इन सब का एनालिसिस नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सारे एस्पेक्ट्स को हम नोटिस करेंगे इन काइनेमैटिक्स। Then the second stream will be dynamics. Mechanics का second stream will be dynamics. Dynamics is basically the study of cause of motion. अब डायनेमिक्स में पूरा आपका न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन, ये सारा पोर्शन जो है वो डायनेमिक्स में आएगा, जहां पे फोर्स, टॉर्क वगैरह सब सीखेंगे, कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स को ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इनिशियली अभी हमारा फोकस पहले काइनेमैटिक्स पे होगा, जहां पे अपन 1D 2D 3D वगैरह की बात करेंगे, एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह, जो डायनामिक्स में आएगा। ओके, अब जब अपन मोशन डिस्क्राइब करते हैं, ये जो टर्म मोशन हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वी नो दैट जब भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, इन सच केसेस आई विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बट ऑब्वियसली यू नो दैट कि दिस मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, राइट? दिस मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. It is the combined property of the object under study and the observer. भी हो सकता है ना कि अगर कार A 10 मीटर्स पर सेकेंड से आगे चल रही है और एक कार B है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है इन द सेम डायरेक्शन, और मैं एक ऑब्जर्वर हूं जो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं रेस्ट पे। अब मैं अगर कार A को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, है ना। तो मेरे रिलेटिव दैट कार इज इन मोशन, मूविंग है वो। और वही अगर कार बी के रिस्पेक्ट में अपन कार ए को देख रहे हैं तो दैट दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो कार बी को कार ए विल अपीयर एट रेस्ट। तो ये जो टर्म्स हैं रेस्ट एंड मोशन, दे आर रिलेटिव टर्म। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, व्यूअर कौन है उसके हिसाब से तय होता है कि मोशन है या रेस्ट है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, कि ऑब्जर्वेशन किसके रिलेटिव लिया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन कौन ले रहा है, व्यूअर कौन है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हम मोशन कहेंगे कि रेस्ट कहेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। अब ये अगेन वी आर डेफिनेटली फेमिलियर विद दीज टर्म्स। मोशन जो है उसको अपन 3 कैटेगरीज में बांटने वाले हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ऑब्वियसली ट्रांसलेटरी मोशन जो है, ट्रांसलेशनल मोशन जो है, वो उस तरह का मोशन है जहां एक ऑब्जेक्ट पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, दे ऑल परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ मोशन। मतलब अगर मैं इस मार्कर को यहां पे होल्ड करके इसको अगर मैं आगे ले जा रहा हूं, तो आई कैन सी दैट इसके ऊपर रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इस मार्कर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दे आर ऑल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। सब एक साथ एक ही टाइप का मोशन कर रहे हैं, तो इस मार्कर के मोशन को विल से इट इज ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे अगर अपन बात करें अबाउट अ टॉय कार, एक टॉय ट्रेन है जो मेरे चारों तरफ घूम रही है ना, सर्कुलर मोशन कर रही है। अब सर्कुलर मोशन है, रोटेशन नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई टॉय कार है, टॉय ट्रेन है जो मेरे चारों तरफ एक सर्कल में घूम रही है, तो आई कैन सी दैट उस टॉय ट्रेन के सभी पार्ट्स, सभी पॉइंट्स,
दे आर ऑल परफॉर्मिंग दैट सर्कुलर मोशन ऑफ द सेम स्पीड, सेम रेडियस, सब एक तरह का मोशन कर रहे हैं, वो भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है। आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, बॉल के सभी पार्ट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, सब वापस नीचे आते हैं, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन वगैरह, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे रहने वाले सभी पार्ट्स देर ऑल परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ मोशन, तो अपन सेम टाइप ऑफ मोशन, सेम डायरेक्शन, एक तरह से चल रहे हैं, तो ऐसे केस में वी कॉल इट अ ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ रोटेशनल मोशन। ऑफ कोर्स वी आर फेमिलियर विद दैट। जैसे अपने रूम में जो सीलिंग फैन है उसका अपन मोशन ऑब्जर्व करें, तो वो एक फिक्स्ड रॉड एक है, एक एक्सिस, और उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अर्थ का अपन ऑब्जर्वेशन ले तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इस मार्कर को अपन ऑब्जर्व करें तो ये अपनी ही जगह रहकर अपनी एक्सिस के अबाउट ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, विच इज रोटेशनल, राइट। वाइब्रेशनल अपन जानते हैं कि अगर एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो जिगजैग मोशन, टू एंड फ्रो नॉट जिगजैग, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेशनल की कैटेगरी में आएगा। सो ऑफ कोर्स थ्रू आउट मैकेनिक्स हम इन तीन कैटेगरी ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ऑफ कोर्स अभी हमारा जो फोकस होगा काइनेमैटिक्स वाले पोर्शन पे भी फोकस होगा। काइनेमैटिक्स में भी अपन जो मोशन ऑब्जर्व करेंगे वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे हैं, अभी रोटेशन और वाइब्रेशन की बात नहीं आएगी। फिर इसी डोमेन में, इसी कॉन्टेक्स्ट में तीन टर्म्स और आते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, जो मैंने अभी नाम लिए थे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, गाइस, वन डायमेंशन का मोशन का मतलब है एनी मोशन विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा कोई भी मोशन जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे रेस्ट्रिक्टेड है। वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, इफ इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और इट इज अ स्लांटेड स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई इंसेक्ट है और वो इंसेक्ट इस बोर्ड पे चल रहा है अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, तो उसको भी आप 1D मोशन ही कहोगे। आप अपना एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में बना लो। तो व्हेनेवर द मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्ट्रेट लाइन, जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे रेस्ट्रिक्टेड है, इन दैट केस वी कॉल इट अ वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, देन 2D 3D की बात करें तो टू डायमेंशनल मोशन जो है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन। पहली बात तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, और एक प्लेन में एक सरफेस के अंदर अंदर रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। लाइक एक इंसेक्ट है, वो इस बोर्ड पे चल रहा है इस फॉर्म में, तो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब 1D तो नहीं है, और ये बोर्ड के प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है, तो 2D मोशन हो गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, सर्किल में चल रहा है। अब सर्किल में चल रहा है तो अगेन बोर्ड के प्लेन में इसका मोशन कन्फाइंड, इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। आप अपनी कार अगर रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, वहां से आपने टर्न लिया है ना, कहीं आप जंप नहीं किया, आपका मोशन जो है वो रोड के सरफेस पे, प्लेन पे कन्फाइंड, इट्स अ 2D मोशन। देन 3 डायमेंशन में ऑफ कोर्स अब स्ट्रेट लाइन भी नहीं होना चाहिए और प्लेन भी नहीं होना चाहिए। तो जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, एक प्लेन में भी कन्फाइंड नहीं है, और वो 3D स्पेस में एक रैंडम मोशन हो रहा है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, तो वो ऑफ कोर्स आपका 3D है ना। समथिंग लाइक एक रूम में, आपके एक रूम में मस्कीटो है और वो आप देखते हैं कि रैंडमली इधर उधर उड़ता रहता है, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई प्लेन नहीं, तो वो 3D मोशन हो गया, है ना। तो हमारा जो अभी एनालिसिस है, राइट, अपन मोशन में, ऑफ कोर्स मोशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले, काइनेमैटिक्स का हम डिस्कशन करने वाले, ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ने वाले, बट ओवरऑल जिस चैप्टर का हमारा अभी डिस्कशन है दैट इज काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन। तो हम मैकेनिक्स स्ट्रीम के काइनेमैटिक्स पार्ट पे अभी बात कर रहे हैं, उसमें भी 1D 2D 3D जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें अभी सिर्फ वन डायमेंशन की बात करेंगे। दैट मींस इस पूरे चैप्टर में जितने भी केसेस हम स्टडी करेंगे दे विल ऑल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्ट्रेट लाइन, है ना। तो 1D के बारे में मैंने आपको ये बोला, व्हेन द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्ट्रेट लाइन वी कॉल इट अ वन डायमेंशनल मोशन। तो हम अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट दिस काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन, राइट। तो बात स्टार्ट करते हैं अबाउट काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन, राइट। तो देखिए दिस काइनेमैटिक्स इन 1D। तो जब अपन काइनेमैटिक्स इन 1D की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे कन्फाइंड होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट कि वो जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज द एक्स एक्सिस, और यू कैन कंसिडर इट एज द वाई एक्सिस और द जेड एक्सिस ऑफ कोर्स। तो अगर अपन मान लें कि जिस एक्सिस पे, जिस स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट का मोशन कन्फाइंड है,
इफ दैट इज द एक्स एक्सिस, जहां एक रेफरेंस पॉइंट अपन ने बना दिया, दैट इज ऑफ कोर्स द ओरिजिन, है ना, फिर उसके कुछ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जिस स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा है, दैट इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो पहला टेक्निकल टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट फर्स्ट टेक्निकल टर्म जो अपन डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के लिए अपन इसको ऐसे लिखेंगे x ब्रैकेट t। तो देखिए, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब अपन 1D के कॉन्टेक्स्ट में है, तो पोजीशन का मतलब है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। यार जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा, ऑब्जेक्ट अगर x एक्सिस पे चल रहा होगा, तो लेट्स से अभी ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 1 पे है, कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 7 पे पहुंच जाएगा, फिर कुछ देर बाद x इक्वल्स टू -10 पे आ जाएगा। तो उसका जो पोजीशन है कि वो ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, किस समय पे कहां वो पहुंच गया, दैट इज गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। तो पोजीशन जब अपन कह रहे हैं, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। सिंस यहां पे तो अपना डिस्कशन जो है वो वन डायमेंशन पर है, तो हम सिर्फ एक ही एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस ले रहे हैं। वही जब अपन 2D 3D में बात करेंगे अबाउट पोजीशन, तो वहां पोजीशन वेक्टर आएगा। तो वहां जब ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल स्पेस में चलेगा, तो वहां पोजीशन का मतलब होगा एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स। ऑब्वियसली वहां पे एक पोजीशन वेक्टर आएगा जहां पे आप एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों यूज कर रहे होंगे, पूरा एक वेक्टर बना रहे होंगे। बट सिंस यहां अभी डिस्कशन स्ट्रेट लाइन का ही है, तो ऐसे केस में वी विल बी रिपोर्टिंग ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे एक्स ब्रैकेट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 7, तो ये अगर एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है दैट एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब ये टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड का क्या मतलब है, वो भी फटाफट अपन क्लैरिफाई कर लें कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, लेट्स से आप ऑब्जर्वर हो और मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं वो पर्सन हूं जो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे मूव कर रहा हूं, तो आप एक स्टॉप वॉच लेकर बैठे हैं, है ना, आपके पास एक टाइमर है जो आपने ऑन किया, तो उस समय टाइम 0 था, और आप जानते हैं कि उस स्टॉप वॉच में, उस टाइमर में एक एक सेकेंड में वो टाइम आगे बढ़ता है, राइट। तो टाइम 0 पे आपने जब वो स्टॉप वॉच ऑन किया, उस समय मान लीजिए मैं x इक्वल्स टू 0, मतलब मैं ओरिजिन पे खड़ा था, फिर मैंने मूव करना शुरू किया, आपने एक सेकंड बाद ऑब्जर्व किया, जब आपके टाइमर में एक सेकंड बीत चुका था, उसमें टाइम 1 लिखा हुआ आ गया था, उस समय मेरा पोजीशन जो है वो x इक्वल्स टू 7 था, मतलब मैं x इक्वल्स टू 7 कोऑर्डिनेट पे चला गया। तो वही इंटरप्रिटेशन है इसका कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि x t इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 7, मतलब जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड हुआ स्टॉप वॉच में, तब x कोऑर्डिनेट जो है वो 7 था, है ना। सिमिलरली जब टाइम का वैल्यू आपका लेट्स से 6 सेकेंड्स हुआ, स्टॉप वॉच में 6 सेकेंड्स टाइम हो गया, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेट जो है लेट्स से वो -8 हो चुका था। तो कुछ भी वैल्यू, मतलब दिस इज हाउ वी रिपोर्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है दैट एट t equals to 6 seconds the coordinate was x equals to 8. The coordinate was x equals to 8. Right? So that is the interpretation of this symbol, right? तो position term हमने समझ लिया, straight forward है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट एट एनी जनरल टाइम t will be the position of the object in the context of kinematics in 1D. ठीक है, फिर सेकेंड टर्म जो अपन इस लीग में समझते हैं, अगेन मतलब डेफिनेटली बहुत बार इस टर्म को हमने सीखा है, समझा है, और अच्छे से हमें क्लैरिटी भी है, जो डिस्टेंस है, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करना शुरू करे, एंड लेट्स से हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड, तो वी ऑल नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। मतलब ऑब्जेक्ट जिस भी पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, इस तरह के जिगजैग पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, दो इस चैप्टर में तो खैर इस तरह का पाथ होगा नहीं, बिकॉज 1D की बात कर रहे हैं, बट अगर ऑब्जेक्ट इस तरह के जिगजैग पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसका जो टोटल पाथ लेंथ है, जितना भी पाथ उसने टोटल कवर किया है, दैट टोटल पाथ लेंथ इज ऑफ कोर्स टर्म्ड एज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए अपन बोल रहे हैं इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
अच्छा, इसके बारे में अपन ये भी बोल सकते हैं कि वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, एक बार ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस कवर्ड जो है ना दैट विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर मैं मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस तक गया, 10 मीटर्स आगे गया और फिर मैं वापस से 10 मीटर्स पीछे आया तो मेरा डिस्टेंस कम थोड़ी हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड तो बढ़ेगा ही। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम अगर ग्राफ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाए, है ना, अगर ये पॉइंट है कि अगर कहीं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आता है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, लेट्स से डिस्टेंस अगर मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और टाइम t है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम वंस द मोशन इज स्टार्टेड। आप कैसे भी मूव करो, आप सीधा जाओ फिर राइट में चले जाओ फिर ऊपर चढ़ जाए फिर वापस नीचे आ जाए, द डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अपनी गाड़ी का जो वो ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस कवर करता है, तो आप गाड़ी को आगे चला रहे हैं, राइट में चला रहे हैं, पीछे ला रहे हैं, दैट डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, वो हमेशा इस फॉर्मेट में, जैसे आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में इंक्रीजिंग ही रहेगा, राइट। तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। देखिए ये यही सारे पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, यही सब पॉइंट्स हमें अपने नोट्स में मेंशन करने हैं। हमें प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशंस नहीं चाहिए, बट किसी भी चीज के बारे में जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो मेरे नोट्स में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड, ऑफ कोर्स वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म। देन द नेक्स्ट टर्म दैट इज ऑफ कोर्स द डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे दैट विल बी डेल्टा एक्स। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो डिस्प्लेसमेंट का एक इंटरप्रिटेशन जो ऑफ कोर्स हम लोअर क्लासेस में सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, 9th में, वहां में बताया जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। ऑफ कोर्स वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है वही डिस्प्लेसमेंट है। बट ये जो शॉर्टेस्ट गैप वाली बात है ना, उसमें एक चीज मिस हो जाती है कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल फाइनल में डायरेक्शन कहां आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल आप निकाल लिया, पर उसमें डायरेक्शन तो आया ही नहीं ना, बट डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रिसाइसली वन डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा लिखूं दैट एक्स आई इट इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एक्स आई है दैट एक्स आई इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, सिमिलरली अगर मैं एक्स एफ लिख रहा हूं, एक्स एफ जो है एक्स सबस्क्रिप्ट आई, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल पोजीशन, एंड एक्स एफ जो है दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मींस कि यार जब मैंने इनिशियली ऑब्जर्व किया, लेट्स से मैंने टाइम 0 पे देखा, तो ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल्स टू 5 पर पड़ा था, ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल्स टू 5 पे लोकेटेड था, तो वो उसका इनिशियल पोजीशन कहलाएगा कि जब इनिशियली मैंने देखा उसको। और मान लीजिए फिर मैंने उसको टाइम 7 सेकंड्स पे देखा, तो टाइम 7 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट लेट्स से x इक्वल्स टू -7 पे आ गया था, तो वो उसका फाइनल पोजीशन है। पोजीशन मतलब उसका कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पता है, इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स में ऑफ कोर्स वी नो दैट डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा एक्स का मतलब है दिस इज द चेंज इन पोजीशन। जो अपन डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं डेल्टा एक्स, तो दैट इज अ चेंज इन पोजीशन, और चेंज आप किसी भी चीज का निकालते हैं बाय यूजिंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी रिटन एज xf माइनस xi। ये चीज हमें केयरफुली अब ध्यान रखनी है कि दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेल्टा x इज रिटन एज xf माइनस xi, द फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस द इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो जब अपन xf माइनस xi लेते हैं या फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और फिर डायरेक्शन भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे डायरेक्शन वगैरह कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, वो चीज अपन एनालाइज करते हैं। इतना पोर्शन एक बार अपन कॉपी कर लें अगर नहीं किया है, और फिर अपन इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो मैं कह रहा हूं xf माइनस xi, उसको अपन एनालाइज करते हैं। देखिए तो लेट्स से अगर इस तरह का सिनेरियो है
कि हमने ये एक एक्स एक्सिस कंसिडर किया, राइट। ये अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह इस पे मार्क कर दिए, ठीक है। यहां अपने कुछ नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मार्क किए, और अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां इनिशियली x इक्वल्स टू 2 पे था। ये इसका मैं इनिशियल लोकेशन मार्क कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इनिशियली x इक्वल्स टू 2 पे लोकेटेड था जब मैंने टाइमर ऑन किया। फिर वो मान लीजिए 2 से यहां से चलते हुए वो पहले 2 से 4 पे गया। 4 पे पहुंचने के बाद यहां से वो टर्न हुआ, और टर्न करने के बाद लेट्स से उसने फाइनली अपना जर्नी एंड किया -3 पे। तो ये इसका मुझे ट्रैजेक्टरी, ये मुझे इसका पाथ बता रखा है कि पहले 2 से 4 पे गया और वहां से टर्न करके उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता हुआ यहां आया, एंड दिस इज द फाइनल लोकेशन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में ये देखता हूं कि द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल क्या है यहां पे 2 और फाइनल है 3, तो ये x इक्वल्स टू +2 एंड x इक्वल्स टू -3, इनके बीच में गैप कितना है? दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 मीटर्स है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 5 मीटर्स लिखकर खत्म कर दूं, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज मैंने डायरेक्शन वहां पर नहीं बताया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे ये रिपोर्ट करना होगा कि ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था, फाइनली इधर आया, तो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 5 मीटर्स लेफ्ट में डिस्प्लेस हो गया, तो दैट विल कंप्लीट माय आंसर। तो या तो मैं मेंशन कर रहा हूं कि वो लेफ्ट में डिस्प्लेस हो गया, या तो मैं मेंशन कर रहा हूं कि वो 5 मीटर्स वेस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गया, या फिर अपन प्लस माइनस से जैसा इंडिकेट करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। सिंस अपन 1D की बात कर रहे हैं, एक ही एक्सिस पे मोशन कन्फाइन होगा, तो ऑब्जेक्ट के पास चलने के दो ही ऑप्शंस होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना, दो ही ऑप्शंस होंगे हमेशा। तो उन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन अलॉट कर देंगे, एंड द सेकंड डायरेक्शन विल बी अलॉटेड एज नेगेटिव। तो लेट्स से मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अलॉट कर दिया और बैकवर्ड डायरेक्शन मैंने नेगेटिव अलॉट कर दिया। एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव यहां दो साइन बोर्ड्स हैं बस, ये पॉजिटिव साइन बोर्ड, नेगेटिव साइन बोर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट जो भी है। तो अब यहां अगर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करता हूं डेल्टा एक्स, तो हमने देखा है डेल्टा एक्स जो है दैट इज एक्सएफ माइनस एक्सआई। तो फाइनल कोऑर्डिनेट आप देखो, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है इसका? -3 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था? 2। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कंसर्न फ्रॉम द पाथ, पाथ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशंस को देखना है। तो इनिशियल आपका 2 है, फाइनल आपका -3 है, और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है दिस इज -5 मीटर्स। तो अपने आप इसमें आपका साइन भी इनकॉर्पोरेट हो गया कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन जिसको नेगेटिव माना है। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है वो भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। तो दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन दैट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इट इज गिवन बाय एक्सएफ माइनस एक्सआई, द फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस द इनिशियल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये तो एक फॉर्मेट हुआ कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट पहले 100 मीटर आगे डिस्प्लेस हुआ, कोऑर्डिनेट्स नहीं बताया, इनिशियली किस कोऑर्डिनेट पे था वो नहीं बताया, फाइनली कहां जा रहा है वो भी नहीं बताया, सिर्फ बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जहां भी था इनिशियली पहले वो 100 मीटर आगे गया, फिर 60 मीटर पीछे आया, फिर 70 मीटर आगे गया, फिर 20 मीटर पीछे आया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस तरह का लैंग्वेज अगर है जिसको अपन इस वे में प्रेजेंट करते हैं, ये पोर्शन आप कॉपी कर लें। राइट, तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट यहां पर यही है कि अगर ऐसा कुछ सिनारियो है, ऐसा कुछ कंडीशन है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था पोजीशन, सेकंड अपन ने डिस्प्लेसमेंट लिखा। अभी डिस्प्लेसमेंट के केस में ही, अपन डिस्प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। If the successive displacements of an object are delta x1, delta x2, delta x3 and so on,
ठीक है, इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट के सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं कि पहले उसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर टुवर्ड्स राइट, फिर 20 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर 30 मीटर्स टुवर्ड्स राइट, ऐसे सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं, इन दैट केस डेल्टा एक्स नेट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट इज द समेशन ऑफ दीज सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। बट ये जो एडिशन होना चाहिए, दिस शुड बी विद साइन, ये जो एडिशन होगा, ये जो समेशन होगा, दिस शुड बी विद साइन। तो दीज डेल्टा x1, डेल्टा x2 एक्सेट्रा आर टू बी प्लेस्ड, सिंस डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली विदाउट डायरेक्शन तो मतलब ही नहीं है, आर टू बी प्लेस्ड विथ साइन। ठीक है, मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, इस डायरेक्शन को अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन मान लो, मतलब राइट साइड अगर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव है, ऐसा मान ले, और हमें बोला गया कि ऑब्जेक्ट पहले 100 मीटर्स राइट में गया, फिर उसके बाद वो 20 मीटर्स लेफ्ट में आया, एंड देन आफ्टर दैट 30 मीटर्स राइट में गया। अगर ये सिचुएशन है तो हमें कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है। अगर कोऑर्डिनेट्स होते तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल xf माइनस xi करके डिस्प्लेसमेंट निकालता, बट मुझे यहां सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट दिए कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। तो ऐसे केस में जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, इट विल बी द एडिशन ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। तो 100 मीटर्स टुवर्ड्स राइट प्लस 20 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी -20। 20 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव माननी है तो -20 डिस्प्लेसमेंट है, और फिर 30 मीटर्स राइट है तो +30। तो उसके हिसाब से आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो बचेगा, दैट विल बी +110 मीटर्स। अब 110 मीटर्स पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स द राइट साइड हुआ है या पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है ना। तो दो फॉर्मेट्स रहेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले एस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए, एक तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में xf माइनस xi, और एक आपका सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स के टर्म्स में, जहां आप सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकेंगे। राइट, सो आफ्टर दीज जनरल टर्म्स पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब इसके बाद फर्दर दो और टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगेन अपने फेमिलियर टर्म्स हैं, दैट इज द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो अब जब अपन एवरेज स्पीड, राइट, पहले ये एवरेज स्पीड वर्ड हम इंट्रोड्यूस करें, तो देखिए अगर कोई ऐसा सिनेरियो है, ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर आपने अपना जर्नी किसी एक जगह से स्टार्ट किया और आप वेरिएबल स्पीड्स से, लेट्स से आप रेस्ट पे थे पहले, तो आपने इनिशिएट किया, स्पीड बढ़ाना शुरू किया। लेट्स से कुछ देर तक आप 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। देन आफ्टर सम टाइम आपने स्पीड बढ़ाया, तो आप कुछ देर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। कुछ आपने 80 की स्पीड से आप हाईवे पे पहुंचे तो 80 की स्पीड से चल रहे हो। थोड़ी देर आप रेस्ट पे भी आ गए और अल्टीमेटली लेट्स से अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे। तो ऐसे केस में आप पूरे रास्ते भर मल्टीपल वेरिएबल स्पीड्स के साथ आप मूव कर रहे थे, तो हमारे पास कोई सिंगल स्पीड नहीं है टू रिपोर्ट। तो ऐसे केस में वी रिपोर्ट द एवरेज वैल्यू कि ऑन एन एवरेज मेरा ट्रिप जो है वो इस एवरेज स्पीड से कवर हुआ है। राइट, तो इन जनरल द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रहे, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एन इवेंट। मतलब हम कभी स्टेटमेंट ऐसा नहीं बोल सकते कि इस समय एवरेज स्पीड क्या है। इस समय जो स्पीड है वो तो इंस्टैंटेनियस कहलाएगी ना। इफ यू कैन रिकॉल इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज जो है दैट इज ऑलवेज इवैल्यूएटेड फॉर अ ड्यूरेशन। मैं आपकी क्लास में किसी एक स्टूडेंट का एवरेज थोड़ी पूछ सकता हूं कि आपके इस टेस्ट में एवरेज कितना है। जब मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे एक बड़ा डेटा लेना पड़ेगा, मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज आउट करना है। तो एवरेज जो है वो हमेशा एक बड़े कलेक्शन का होता है, एक पूरे ड्यूरेशन का होता है। तो जैसे ही एवरेज स्पीड पूछेंगे तो एवरेज स्पीड में पूरा एक इवेंट होगा, पूरा एक ड्यूरेशन होगा। तो द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, फॉर्मूलाज वगैरह ही यहां पे मेनली इंपॉर्टेंट रहेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, है ना। जितना भी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस मान लीजिए पहले 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 5 किलोमीटर कवर किया, फिर थोड़ा रुक गया, फिर सारा डिस्टेंस आप ऐड कर लो। तो द टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। अच्छा, ये टोटल टाइम में कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आप यहां से अगर जयपुर की तरफ जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, फिर आप 40 की स्पीड से चल रहे थे, फिर आप 80 की स्पीड से चल रहे थे, फिर आप स्टॉप हो गए,
15 मिनट्स तक आपने रेस्ट लिया, आपने स्टॉप किया और फिर आपने वापस मूव करना शुरू किया, तो जब आप टोटल टाइम लिखेंगे ना तो उसमें आपका जो रेस्टिंग टाइम है, जिस ड्यूरेशन में आप मूव नहीं कर रहे थे, वो भी इनकॉर्पोरेट होगा। आपको पूरे ट्रिप का ड्यूरेशन उसमें लिखना है, आपको सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम नहीं, आपको रेस्टिंग टाइम जो है वो भी लिखना है। तो टोटल टाइम जो है इट इंक्लूड्स द रेस्टिंग टाइम एज वेल। अब कुल मिला के आप सिर्फ ये देखोगे जर्नी शुरू कब हुई और जर्नी एंड कब हुई, बीच में कितना टाइम था, बस वो आपको देखना है। बीच में हुआ क्या उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो द एवरेज स्पीड इज ऑफ कोर्स गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली अपन बात करें अबाउट एवरेज वेलोसिटी, राइट, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी टर्म है दैट इज ऑफ कोर्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम। टोटल टाइम का यहां सेम इंटरप्रिटेशन है। तो ऑब्जेक्ट का जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरी ट्रिप में, दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी एंड द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज ऑफ कोर्स द एवरेज स्पीड। अब इसमें देखिए पॉइंट्स हमें ये समझने हैं और ध्यान रखना है। जैसे टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो करस्पॉन्डिंग आपका एवरेज स्पीड जो है वो भी स्केलर होगा। तो इसमें कैन से दैट दिस टोटल डिस्टेंस and average speed both are scalars, right? and second फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है यहां पे वेक्टर विद अ वेक्टर कनेक्ट हुआ है, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट में आप विद साइन लिखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वगैरह, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर्स। राइट, तो मतलब अगर कोई ऐसा ट्रिप है जहां पे मैं अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके घूम फिर के अगर वापस इनिशियल जगह पे आ जाता हूं, अगर मैं इनिशियल जगह पे आ गया, तो ऐसे केस में मेरे पूरे ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरा एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा, वो उसी तरह से डिफाइंड है। बट ऑब्वियसली पूरे ट्रिप का डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, फिर अपन ये जानते हैं कि डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये चीज अपन डेफिनेटली समझते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर चलना शुरू करे तो उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड, वो या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या एट मैक्स उसके इक्वल होगा। मतलब ये इम्पॉसिबल कंडीशन है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो। आप खुद सोच के देखें, अगर मैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूं विदाउट टर्निंग, अगर मैं टर्न नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूं, कोई टर्न नहीं है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, वही सेम डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं लेट्स से 50 मीटर्स आगे गया फिर 20 मीटर्स पीछे आया, तो मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो तो 70 होगा, है ना। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो 50 आ गया और 20 पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट 30 आ रहा है। तो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही आना है या फिर उसके इक्वल आना है। डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। आप कोई भी सिनेरियो सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन देख लो, ये कंडीशन हमेशा सही रहेगी। अच्छा, अब जब डिस्टेंस आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस के हेल्प से हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो दिस विल इंप्लाई दैट द एवरेज स्पीड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रिप, किसी ट्रिप का जो एवरेज स्पीड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लिखते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ या नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी में भी डायरेक्शन आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है ना। तो अब ये एक जनरल सेटअप अपना प्रिपेयर हो रहा है कि हमने पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स अपन ने आपके सामने रखे। अच्छा, अब एक और चीज ये हम ध्यान रखें कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड मे नॉट बी, है ना। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेट्स से बोलता है कि अगर आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, तो अब ये अगर कहीं स्टेटमेंट हमें देखे दैट एवरेज स्पीड मे नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए आगे चल के हम ये बात समझने वाले हैं कि जो स्पीड होता है, स्पीड मतलब सिर्फ इंस्टैंटेनियस, सिर्फ स्पीड मतलब इंस्टैंटेनियस, जो इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है ना, वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे रिलेट ना करें कि एवरेज स्पीड तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी में से अगर साइन हटा दो तो एवरेज स्पीड बन जाएगी। दैट्स रॉन्ग। मान लो अगर कोई सिचुएशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है जीरो, डिस्प्लेसमेंट है जीरो और डिस्टेंस कवर्ड है 40, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर मैं पूरा घूम के वापस यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है। अब डिस्टेंस अगर 40 मीटर्स है तो एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ आएगा नॉन जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, कोई कनेक्शन ही नहीं है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट मैंने ये मे नॉट बी लिखा है कारण कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, टर्न नहीं हो रहा है ना, तो फिर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकते हैं। कब? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाएंगे। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी मान लो -5 आ रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि एवरेज स्पीड 5 होगी, वो गलत है। एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है एंड एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इनको हम डायरेक्टली रिलेट ना करें। ठीक है, तो दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दीज टर्म्स, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अब इनके कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिचुएशंस देखते हैं जो इन फॉर्मूलाज, इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। ऑलराइट, तो अब इस पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो लेट्स से वी हैव अ सिचुएशन, जैसे मान लो बहुत एलिमेंट्री केस ले रहा हूं, जस्ट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जो अपन ने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए बहुत एलिमेंट्री केस है। इट इज गिवन दैट कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो अपना कोई ट्रिप दो पार्ट्स में ऐसे कवर कर रहा है। ठीक है, लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ए से बी ट्रैवल किया, फिर बी से सी ट्रैवल किया। अब ए से बी उसने ट्रैवल किया लेट्स से एट अ स्पीड 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और ए से बी जाने में उसको कुछ 5 सेकेंड्स लग गए। फिर बी से सी द ऑब्जेक्ट लेट्स से ट्रैवल्ड एट 50 मीटर्स पर सेकेंड, और इसको लेट्स से यहां जाने में 8 सेकेंड्स लग गए। ये हमें सिचुएशन गिवन है कि ये 30 की स्पीड से चल रहा था, वहां वो 50 की स्पीड से चल रहा है, इधर 5 सेकेंड लगे जर्नी में, इधर 8 सेकेंड्स लगे। और हमें ऐसे केस में एवरेज स्पीड इस ट्रिप का निकालना है ना। जैसे ये हमें बोला गया दैट वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप। तो कंप्लीट ए से सी का जो जर्नी है उसका मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। तो ऑब्वियसली वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट जैसा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अपन अगर एक माइंडसेट इसमें देखें कि यार एक स्पीड 30 है, ये एक एस्पेक्ट है जो कई बार कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि एक स्पीड मुझे दे रखा है कि ए से बी तक स्पीड जो है वो 30 है, फिर बी से सी तक जो स्पीड है वो 50 है, और हमें बोला कि एवरेज स्पीड निकालो। तो कई बार माइंडसेट होता है कि व्हाई कांट वी कैलकुलेट 30 + 50/2, ये हो गया एवरेज। 30 और 50 का मैथमेटिकल एवरेज इज 40, बट यहां वी आर नॉट डीलिंग विद मैथमेटिकल एवरेज। हमें 30 और 50 का मैथ्स वाला एवरेज नहीं निकालना है कि अपने 30 + 50/2 किया। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट एक बात और है कि ये डेटा जो है, ये ओवरऑल सिनेरियो जो है वो अनरियलिस्टिक है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि गाड़ी ए से चलना शुरू कर रही है ना, ए से चलना शुरू कर रही है और डायरेक्टली उसकी स्पीड 30 है, तो ये अनरियलिस्टिक है। चलो मान लो कि उसने स्टार्ट कहीं और से किया होगा, मैंने इस जगह से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, वहां तक भी ठीक है। पॉइंट बी तक उसकी स्पीड 30 थी और बी के जस्ट बाद सडनली उसकी स्पीड 50 हो गई विदाउट क्रॉसिंग एनी ऑफ द मिड वैल्यूज, ये भी अनरियलिस्टिक है। तो ये जो सिनेरियो है ये डेफिनेटली एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, बट हम जो अपना कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है ना, उसके लिए इस तरह की सिचुएशंस ले रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए हम ये सिचुएशंस ले रहे हैं, दो यस दे आर अनरियलिस्टिक, राइट। तो एवरेज स्पीड निकालना है ऐसे केस में, मैथमेटिकल एवरेज नहीं होगा, 30 + 50/2 नहीं कर सकते हो। तो एवरेज स्पीड के नो दैट मुझे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर अपन निकालें तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, स्पीड और टाइम दो चीजें दे रखी हैं, तो ए से बी का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के हिसाब से है ना, ये स्पीड और टाइम मुझे दे रखा है।
तो उसके हिसाब से दिस वैल्यू इज 150 मीटर्स, और B से C अगर अपन देखें तो दैट स्पीड इनटू टाइम मेक्स इट 400 मीटर्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स में ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड्स है। तो अकॉर्डिंगली अपन ने डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया कि A से B द डिस्टेंस कवर्ड इज 150 और B से C में आपका डिस्टेंस कवर्ड इज दिस 400। तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड है इसको V बार से भी लिखते हैं कई बार, या V एवरेज भी लिख सकते हो। The average speed is total distance. That total distance is 550 upon the total time, which is of course that 13 seconds. Alright, total 13 है, तो 550 by 13 meters per second. It can be simplified. That's a straightforward solution for finding the average speed. यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि आप मैथमेटिकल एवरेज ना निकालें, वो चीज मुझे इंडिकेट करनी थी कि आंसर 30 + 50 अपॉन 2 से नहीं आएगा। आपको अपने बेसिक थीम पे चलना है कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वहीं से रिजल्ट आ रहा है। नाउ सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई टर्निंग नहीं है, तो आपका डिस्टेंस भी वही होगा जितना डिस्प्लेसमेंट आना है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इस कॉन्टेक्स्ट में, इस केस में इट विल बी द सेम। ठीक है, देन आफ्टर दैट एक और सिचुएशन देखते हैं, एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूटीन सिचुएशन जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो A से B की तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, ये पाथ है AB, तो ऑब्जेक्ट A से B की तरफ ट्रैवल किया विद अ स्पीड लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और फिर वापस से B से A की तरफ राउंड ट्रिप किया, पूरा A से B गया 20 मीटर पर सेकेंड से, और फिर B से A आया लौट कर 30 मीटर पर सेकेंड से, और मुझे इसके ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालना है। वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड ऑफ कोर्स द एवरेज वेलोसिटी आल्सो, वो भी निकाल लेंगे। तो अब जब ये A से B और B से A आ रहा है, स्पीड्स हमें 20 एंड 30 दी है, एवरेज बोला है, तो ऑफ कोर्स द आंसर इज नॉट 25। 20 और 30 का मैथमेटिकल एवरेज 25 आंसर नहीं है, राइट? हमें अगेन कॉन्सेप्ट से ही चलना है कि मुझे A से B का स्पीड दे रखा है, B से A का स्पीड दे रखा है। कॉमन बात यह है कि जाने में और आने में डिस्टेंस वो सेम ट्रैवल कर रहा है। तो मान लो दिस डिस्टेंस इज S। तो अब ऐसे केस में जब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करें। तो एवरेज स्पीड आई नो इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो A से B और B से A वापस आने में टोटल डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल किया 2S। टोटल डिस्टेंस आपका 2S हो गया। तो बिकॉज S डिस्टेंस जा रहा है, S डिस्टेंस वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस पूरी ट्रिप का 2S हो गया। एंड टोटल टाइम अगर देखें बेटे, A से B तक जाने में डिस्टेंस कवर किया है S और स्पीड थी 20। डिस्टेंस S कवर किया है और स्पीड 20 थी, तो जाने में टाइम कितना लगा होगा? दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी नो दैट टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी एक्सेलरेशन तो यहां है नहीं, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था वो 20 और लौट कर कांस्टेंट स्पीड से आया 30। तो A से B तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड S अपॉन 20 प्लस वापस आने में जो टाइम लगेगा उसमें डिस्टेंस तो S है और स्पीड जो है वो 30 है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जाने का टाइम, ये लौट के आने का टाइम, तो दिस इज द टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से दिस वैल्यू इट विल बी 2S, देन दिस इज 60, ये जो LCM इन दोनों का आएगा 60 हो जाएगा, एंड दैट अपॉन आई गेस इट विल बी 5S है ना। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा इट विल बी 24। तो दिस इज 24 मीटर्स पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, नॉट 25। पॉसिबली आप में से कई स्टूडेंट्स को इसका जो रिजल्ट है वो फॉर्मूला की तरह याद रहता है कई बार। जैसे आप देखें तो ओवरऑल हुआ क्या है, ये S कैंसिल हो गया है और ये दो स्पीड्स थी V1 एंड V2, जाने की स्पीड और आने की स्पीड। तो ऐसे केस में कई बार ये जनरल फॉर्मूला काम आ जाता है कि अगर V1 स्पीड से गए और V2 स्पीड से वापस आए, वही सेम डिस्टेंस, तो ऐसे केस में द एवरेज स्पीड इज गिवन बाय 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यूजुअली जैसा मैंने कहा था पहले भी कि मैं फॉर्मूलाज मेमोराइज करने के फेवर में नहीं रहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप फॉर्मूलाज याद करें। अपनी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे प्रिपरेशन में कंप्लीट 11th एंड 12th के सिलेबस में हमें मिनिमम से मिनिमम फॉर्मूलाज याद करने पड़े, कम से कम फॉर्मूला याद करें और मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिस या ओवरऑल विजुअलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग से हैंडल करें। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ को एक्चुअली फील करने के लिए, राइट? तो ये एक और एग्जांपल आपका हो गया जहां अपन ने एवरेज स्पीड निकाली। अच्छा, इसमें एवरेज वेलोसिटी अगर है
ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट कि यहां ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से ए आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो भी जीरो ही है, राइट? एवरेज वेलोसिटी जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट? फाइन, देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ये तो अपनी जस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स हुई रिलेटेड विद दिस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और अब इसमें पहले अपन एक सिंबल अगेन एक सिंबल अपन और समझते हैं पहले। लेट्स से कभी अगर ऐसा लिखा है दैट x इज f ब्रैकेट t, इस तरह से अगर लिखा है x इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट t, नाउ दिस मींस, द सिंबल मींस दैट x इज अ फंक्शन ऑफ t। हम अपने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो x हमारे लिए पोजीशन है और t हमारे लिए टाइम है, बट यहां इस सिंबल का मैथमेटिकली इसका मीनिंग होता है दैट x इज अ फंक्शन ऑफ t। x इज अ फंक्शन ऑफ t का मतलब है x की जो इक्वेशन है वो t के टर्म्स में, इट कैन बी अ लीनियर इक्वेशन, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी, मतलब x जो है वो आपका 6t स्क्वायर प्लस 4t ऐसा हो सकता है, या x जो है वो आपका 3t प्लस 1 हो सकता है, या x आपका 2 sin 5t हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। आपका x जो है इट कैन बी लेट्स से a इंटू ई टू द पावर माइनस 60 एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये है दैट x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब x की जो इक्वेशन है वो t के टर्म्स में है, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, कोई भी टाइप की इक्वेशन। तो हमारे केस में अब जैसे ये ऐसा अगर लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू f ब्रैकेट x, मतलब y की इक्वेशन x के टर्म्स में आएगी, तो कोई भी दो सिंबल्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए x का इक्वेशन, मतलब अब 1D के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वापस से, अगर मुझे x का इक्वेशन मतलब पोजीशन का इक्वेशन टाइम के टर्म्स में गिवन है, x की इक्वेशन मुझे टाइम के टर्म्स में अगर गिवन है, ये पोर्शन आपने कॉपी कर लिया होगा, प्लीज मेक श्योर आप पॉज करके बीच बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं वो कॉपी करते जाएं बीच में पॉज करके, और फिर आप रिज्यूम करके उस लेक्चर को आगे देखें। राइट, तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ रहे हैं दैट इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज जो है क्वेश्चंस में वो कर्टेल करूंगा। अपन मान के चल रहे हैं कि अभी 1D के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ऑल दैट। सो इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by x equals to 3t square plus 7t plus 6, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, आपको x मतलब पोजिशन, उसका x कोऑर्डिनेट, वो टाइम के टर्म्स में एक इक्वेशन दे दिया, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो यहां पे t हमने लिखा है दैट t इज द टाइम इंस्टेंट, मतलब अगर मैं यहां टाइम की वैल्यू 0 प्लेस कर रहा हूं, जो स्टॉपवॉच वाला मैंने पॉइंट बताया था ना, टाइमर वाला, तो यहां अगर मैं t का वैल्यू 0 प्लेस कर रहा हूं, मतलब जब टाइमर ऑन कर रहे हैं तो आपका x का वैल्यू 6 आ रहा है, मतलब टाइम 0 पे ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 6 पे लोकेटेड था। फिर यहां t का वैल्यू अगर 1 प्लेस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपका 16 आ रहा है, मतलब टाइम जब 1 सेकंड हुआ स्टॉपवॉच में तो ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 16 पे पहुंच गया, एंड सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन है, बेसिकली इस इक्वेशन का रोल है कि ये आपको अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकता है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल गिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, ऑफ कोर्स। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है दैट वी नीड टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम t equals to 1 seconds to
t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। राइट, ये क्वेश्चन है कि हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो टाइम के इक्वेशन बना के दे दिया और बोल रहे हैं कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टाइम 1 से लेके टाइम 3। जैसा मैंने कहा था कि एवरेज हमेशा एक ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि टाइम 1 सेकेंड पे एवरेज निकालो, रॉन्ग लैंग्वेज। मेनली आप किसी भी केस में भले आप एवरेज करंट देखो, आप एवरेज पावर देखो, आप एवरेज ईएमएफ देखो, वो हमेशा एक ड्यूरेशन के लिए होगा और इंस्टैंटेनियस का एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहां मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है टाइम 1 से टाइम 3 के बीच में। तो मुझे सबसे पहले तो यही रिकॉल करना है कि यार एवरेज वेलोसिटी मतलब द टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी है दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन द टोटल टाइम, तो ये टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी। तो मेरा टारगेट है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कैलकुलेट करना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्स इज एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन डेल्टा टी इज द टाइम ड्यूरेशन। तो हमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट चाहिए ऑब्जेक्ट का कब से कब तक? 1 से लेके 3 सेकेंड्स के बीच का। तो टाइम 1 से लेके टाइम 3 के बीच में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, उसके लिए वी नीड द इनिशियल एंड द फाइनल कोऑर्डिनेट्स, उसकी पोजीशंस। तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन निकाला। इनिशियल पोजीशन कौन से टाइम पे? टाइम 1 सेकेंड पे। तो टाइम 1 सेकेंड पे मैंने ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाला। तो ये टाइम 1 जब यहां प्लेस कर रहा हूं तो जैसा अपने कैलकुलेट किया, दिस कम्स आउट एज 16, है ना। ये टाइम 1 पे इनिशियली उस समय ये पोजीशन कोऑर्डिनेट जो था वो 16। ये 16 डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट है, लोकेशन है उसकी, कि वो x इक्वल टू 16 पे खड़ा था। फिर अपन फाइनल कोऑर्डिनेट निकाले। फाइनल कोऑर्डिनेट मुझे निकालना होगा टाइम 3 सेकेंड्स पे। तो 3 सेकेंड्स अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, दिस इज 27 प्लस 21, दैट मेक्स इट 48 एंड 6 54। आई गेस द कैलकुलेशन इज राइट। दिस 3 स्क्वायर इज 9, 3 27, देन इट्स 37 47 48 एंड दिस इज 5 54। ठीक है, तो x इनिशियल और x फाइनल अपने पास आ गया। अब जब x इनिशियल और x फाइनल है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बाय xf माइनस xi। फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट करूं तो ये 54 माइनस 16 जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो दैट वैल्यू इट कम्स आउट एज 38। सही है। तो अकॉर्डिंगली अपने पास अब ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ गई ऑब्जेक्ट की। तो द पॉइंट इज हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो मैंने 1 से 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और अब मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो दैट एवरेज वेलोसिटी इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज 38 अपॉन टोटल टाइम। वो टाइम ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन कब से कब तक का है? 1 से लेके 3 सेकेंड्स के बीच का है। तो स्टॉपवॉच में टाइम 1 सेकेंड जब हुआ था तब से लेके जब स्टॉपवॉच में 3 सेकेंड्स हुआ, बीच में द टाइम स्पैन इज 2, तो दैट मेक्स इट 19 मीटर्स पर सेकेंड एज द एवरेज वेलोसिटी। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। द पॉइंट इज मैंने x इनिशियल निकाला कि टाइम 1 पे ऑब्जेक्ट कहां था, x फाइनल निकाला कि टाइम 3 पे वो कहां पहुंच गया, उससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई डेल्टा x, and that delta x upon delta t, the displacement upon that time gives you the average velocity। ठीक है, तो ये आपका एक और प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। राइट, देन इसी थीम पे ये जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसी थीम पे अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो ग्राफिकल बेस्ड है। जैसे मान लो वी आर गिवन अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मुझे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो ये x वर्सेस t गिवन है, तो टाइम जो है दैट इज इन सेकंड्स और x मान लीजिए मीटर्स में कैलिब्रेटेड है। और इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है लेट्स से इट इज ऑफ दिस फॉर्मेट। राइट, ऐसा कुछ सिचुएशन हमें गिवन है कि ये लेट्स से यहाँ पे जब टाइम 0 है तो दिस कोऑर्डिनेट, दिस x कोऑर्डिनेट इट इज 10। फिर यहाँ पे जो मार्किंग है ये हमें गिवन है कि दिस मार्किंग इज लेट्स से 5 सेकेंड्स। ये वाला जो मार्किंग यहाँ पर है दिस इज लेट्स से 10, दिस इज 15 एंड दिस इज लेट्स से 35। राइट, दिस इज द सिचुएशन।
अच्छा, along with that इसमें नीचे की तरफ जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है यहां पे, दिस कोऑर्डिनेट इज -10। तो अब ये सिचुएशन है, दिस इज द ग्राफ x वर्सेस t, हमें ये ग्राफ गिवन है, पोजीशन वर्सेस टाइम दे रखा है, एंड वी नो दैट द जनरल ग्राफ रीडिंग इट सेज कि यहां जब आप x वर्सेस t का ग्राफ देख रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं है कि ऑब्जेक्ट पहले सीधा चला फिर नीचे उतर गया, ये ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं है। ऑब्जेक्ट का पाथ तो आप जानते हैं ना कि सिंस उसके एक्स कोऑर्डिनेट की ही बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो ये ग्राफ के शेप को ऑब्जेक्ट के पाथ के शेप से अभी रिलेट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन शो कर रहा है विथ टाइम, कि टाइम के साथ साथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह चेंज हो रहा है वो हमें इस ग्राफ से दिख रहा है। तो पहले अपन देख रहे हैं कि टाइम जब जीरो था, जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 था, फिर कुछ देर तक उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड रहा, मतलब ऑब्जेक्ट 10 पे ही खड़ा रहा, x इक्वल टू 10 पे ही खड़ा रहा। फिर जब टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स हुई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, जब टाइम की वैल्यू 15 सेकेंड्स हो रही तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट -10 हो गया, जब टाइम की वैल्यू 35 सेकेंड्स हुई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वापस 0 हो गया। तो इस तरह से आपको उसको एक स्ट्रेट लाइन पे एक्स एक्सिस पे चलता हुआ विजुअलाइज करना है कि कहां था, फिर कहां गया, फिर कैसे आया, कब ओरिजिन पे आया, कब नेगेटिव में गया। द क्वेश्चन सेज दैट वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, let's say t equals to 5 seconds to t equals to 35 seconds। ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू मुझे टाइम 5 सेकेंड्स से लेकर टाइम 35 सेकेंड्स के बीच एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। तो वी नो दैट एवरेज स्पीड निकालना है मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा टोटल, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा। तो अब ऐसे केस में पहले अपन डिस्टेंस कैलकुलेशन देखें, है ना। डिस्टेंस कैलकुलेशन हो जाएगा तो एवरेज स्पीड भी आ जाएगी। तो जब मुझे टाइम 5 से लेके टाइम 35 के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, तो आप इसको विजुअलाइज करें एज इफ कि आप ही उस स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं। मैंने कहा था विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है कि टाइम 5 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट था x इक्वल टू 10 पे, तो ऑब्जेक्ट इस टाइम पे ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 10 पे खड़ा है। अब टाइम 10 सेकेंड्स होते होते वो ओरिजिन पे आ गया, जीरो पे आ गया। तो मैं 10 से चल के जीरो पे आया हूं, 10 से चल के मैं जीरो पे आया हूं, तो आई हैव कवर्ड 10 मीटर्स। मैं x इक्वल टू 10 पे था, अब मैं जीरो पे आ गया हूं, दैट मींस मैंने 10 मीटर्स कवर किया। अब 10 से लेके 15 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, जीरो पे था और -10 पे पहुंच गया। मैं जीरो पे था और -10 पे पहुंच गया, तो ये भी 10 मीटर ही है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो -10 तो नहीं लिखेंगे। तो ऐसे केस में अपन इसको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रेक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली समझें वो बेटर है, बट इसको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ब्रेक कर सकते हैं कि टाइम 5 सेकेंड्स से लेके, अगर अपन लेट्स से ये टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड्स से लेके 10 सेकेंड्स के बीच देख रहे हैं, तो ऐसे केस में द डिस्टेंस कवर्ड कहां से कहां जाए, वो 10 से ओरिजिन पे आ गया, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर्स। फिर अगर मैं 10 सेकेंड्स से लेके 15 सेकेंड्स के बीच देख रहा हूं, तो वो ओरिजिन पे था, जीरो पे था और -10 पे आ गया, दैट मींस अगेन द डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर्स। और फिर हम 15 सेकेंड्स से लेके 35 सेकेंड्स के बीच देखें तो ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट -10 पे खड़ा था और यहां वापस से ओरिजिन पे आ गया, तो -10 से चल के फिर से ओरिजिन पे आएगा, तो ये 10 मीटर्स कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस इसने जो कवर किया दैट इज 30 मीटर्स। बट ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता था। अपन देखें टाइम 5 पे वो कहां है, 10 पे, टाइम 15 पे वो कहां है, -10 पे, तो वो 10 से -10 गया, 10 से -10 मतलब 20 मीटर का गैप है, 10 से ओरिजिन, ओरिजिन से -10, 20 मीटर का गैप है। और फिर -10 से वापस से ओरिजिन पे आया, यहां पे -10 से वापस ओरिजिन पे आया, तो 10 मीटर और कवर किया, तो 30 मीटर इज योर डिस्टेंस। तो जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, दैट टोटल डिस्टेंस इज 30 अपॉन द टोटल टाइम। तो ये 5 से लेके 35 के बीच में द टाइम इज 30 सेकेंड्स, तो दैट कम्स आउट एज 1 मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक है, आपका एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के हिसाब से 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। नाउ अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी के लिए वी नीड द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट कब से कब तक, टाइम 5 से लेके टाइम 35। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो टाइम 35 पे ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 0 पे आ गया था, और टाइम 5 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 10 पे था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल कोऑर्डिनेट अगर अपन देखें, इनिशियल कोऑर्डिनेट मतलब इस टाइम पे, तो इस टाइम पे उसका कोऑर्डिनेट क्या था, 10। ऑब्जेक्ट का फाइनल कोऑर्डिनेट देखें, फाइनल मतलब 35 सेकेंड्स पे, 35 पे वो कहां था, 0 पे, ओरिजिन पे। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से, उसका डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर्स आ रहा है, जस्टिफाइड है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो आ सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो होगा, दैट एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम गैप। टाइम गैप कितना है ये, तो दिस इज -1/3 मीटर्स पर सेकेंड। दैट कम्स आउट एज द एवरेज वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव आई। तो ये ग्राफिकली अपन ने उसी एस्पेक्ट को ग्राफिकली देखा कि जब डिस्टेंस निकालना हो एक्सटी ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ से, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं था, पोजीशन टाइम ग्राफ था, कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस में तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस कोऑर्डिनेट से कहां गया, फिर किस कोऑर्डिनेट से कहां गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहे हो कि पहले इतना ट्रैवल किया, फिर इतना ट्रैवल किया। और डिस्प्लेसमेंट में वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द इनिशियल एंड द फाइनल कोऑर्डिनेट। तो देखा कि इनिशियली यहां था, फाइनली उधर है, बीच में कुछ भी हुआ हो, नॉट बॉदर्ड। तो xi और xf निकाले, xf माइनस xi कैलकुलेट किया, एंड दैट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों आ गए, राइट। तो दिस वाज द इनिशियल इंट्रोडक्शन अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमैटिक्स। अपने इनिशियल टर्म्स केवल अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट। अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स से ही अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में बात होगी अबाउट द स्लोप कॉन्सेप्ट, स्लोप के बारे में बात होगी। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कैसे अप्लाई करना है, स्लोप से कैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, वो सारे एस्पेक्ट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक यहां तक का पोर्शन अपन एक बार रिव्यू कर लें, जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं वो अपन सॉल्व कर लें। इस पर बेस्ड आपका फर्स्ट सेक्शन रिव्यू, जो बुकलेट आपको मिला है, जो बुकलेट ये आपको मिलेगा, उसमें अंदर आप देखेंगे तो हर टॉपिक के बाद एक एक एक्सरसाइज है। तो जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बाद एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसको हम लोग सेक्शन रिव्यू बोल रहे हैं। तो वो जो आपका फर्स्ट सेक्शन रिव्यू है, दैट्स 2.1, वो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, विच इज बेस्ड ऑन स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उन टॉपिक्स पर बेस्ड है। तो वो अब आप फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे के कॉन्सेप्ट से इनिशिएट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं अपन। थैंक यू।